डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंडरी क्लास चैप्टर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर जो है वो डिपेंड करती है, यानी टोटल जितनी भी केमिस्ट्री है उसका 80% जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है और इसमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। Organic chemistry is the study of properties and structure of carbon containing compounds। यानी कि इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या कहेंगे? स्पेशली स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑल दोज कंपाउंड्स विच कंटेन मेनली कार्बन। इट डील विद द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी मेन चेन जो है इनके कंपाउंड्स की कार्बन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनके साथ वो उनके डेरिवेटिव्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स बनाते हैं। अब हमने ये चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, यहाँ से लेकर चैप्टर 9 तक जो है वो, या 9 से आगे आई थिंक सो, कि सारा ऑर्गेनिक का पोर्शन है। चैप्टर 1 और 2 हमने इनऑर्गेनिक पोर्शन से पढ़ा और चैप्टर 2-3 से जो है लेकर चैप्टर 9 तक जो है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। तब यहाँ से हमने इसे कंटिन्यू किया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ study of properties and structure of carbon containing compounds, यानी all those compounds which contain especially carbon along with hydrogen and their derivatives, यानी उनके साथ उनमें कुछ चेंजेस होंगी और उन चेंजेस जो है वो किसी में ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, नाइट्रोजन, अमाइंस वगैरह, इस तरह से हम उनको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। जी, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उस पर कुछ कंपाउंड जो है वो एक्सक्लूडेड है। Excluded carbon containing compounds are carbonates, bicarbonates। किसी भी कंपाउंड के कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह बाइकार्बोनेट्स। साइनाइड्स, ये कार्बोनेट, CO3-2, बाइकार्बोनेट HCO3-1। साइनाइड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। कार्बाइड, कैल्शियम लगाएंगे तो कैल्शियम कार्बाइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट नहीं होते। इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। और वो कंपाउंड्स जो है, जो मेन चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे और उनके साथ उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन अगर आप इसे कंसंट्रेशन से जो है पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में भी आएगी। और अगर आप इसे लाइटली लेंगे तो ये इसके कंपाउंड जो है वो उनकी नॉमेनक्लेचर, रिएक्शंस, मैकेनिज्म, एक काफ़ी डिटेल में कोर्स जो है इस बार कोर्स में है। तो ये जो है वो आपको इस तरह से जो है उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो रखनी पड़ेगी। बिफोर 18th century the term organic chemistry was used only for those substances which are obtained from plants and animals. Chemists believed that before 18th century, chemists believed that a typical type of vital force is required for the production of organic compounds. Means organic compound can only be synthesized in the living cells and it cannot be synthesized artificially in the laboratory। यानी साइंटिस्ट का जो है बिलीव था 18th सेंचुरी से पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कॉटन, तो इस तरह के जो कंपाउंड, सेलुलोज, फाइबर वगैरह, विटामिन, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको हम सिर्फ प्लांट और एनिमल्स से ही जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इनका मतलब ये था कि जैसे इंसान ने बहुत कुछ बनाया, हवाई जहाज़ बनाया, रॉकेट बनाया, चांद पर चला गया, लेकिन इंसान एक चींटी नहीं बना सकता। तो देयर मस्ट बी अ वाइटल फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि एक कोई वाइटल फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज इन द लिविंग सेल्स,
यानी कि उनको एक वाइटल यानी कि लाइफ वाली फोर्स चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि सिर्फ लिविंग सेल्स में होती है, प्लांट और एनिमल्स में। और दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी, कि हम इनको लैब में आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। अब ये बिलीव जो है वो 1800 बिफोर 1800 सेंचुरी तक था। इन 1828 अ जर्मन chemist Friedrich Wöhler prepared urea in the laboratory by boiling ammonium cyanate with water। अब इसमें 1828 में एक जर्मन केमिस्ट, उसने जो है टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर किया, यूरिया। और कहाँ से किया उसने, कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट है अमोनियम साइनेट, उसको वाटर के साथ बॉईल करके यूरिया बनाया। और ये जो यूरिया है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो प्रिपेयर हुआ, जिसमें ना तो कोई प्लांट सोर्स है, ना लिविंग सेल्स है, ना एनिमल्स। और यूरिया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम यूरिन। जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनकी यूरिन में जो है एक्सक्रीट होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद माइंड ऑफ केमिस्ट चेंज टुवर्ड्स सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और फिर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन सिंथेसाइज। अब यह देखिए, मीथेन आपको पता है एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं, नेचुरल गैस, उसको भी हम आर्टिफिशियल लैब में बना सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर मॉडरेट प्रेशर पर जो है कंबाइन होकर मीथेन और वाटर बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज प्रोबेबली द बिगेस्ट सब फील्ड इन केमिस्ट्री। केमिकल कंपाउंड जितने भी हैं उन सब में सबसे बड़ी फील्ड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, एक फंडामेंटल फील्ड है केमिस्ट के लिए। और इसमें जो है इसकी लिंक जो है वो लिविंग सेल्स के साथ भी है, यानी कि लिंक जो है इट इज अ ब्रिज बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं। फॉसिल रिमेन्स जो है वो मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यानी कि मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं फॉसिल रिमेन्स। अब फॉसिल रिमेन्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब कोल की फॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आफ्टर डेथ क्विकली बुरीड हो जाते हैं अंडर द अर्थ, जो है वो विदाउट डिकम्पोजिशन वो उसमें दफन हो जाते हैं अगर उनकी बॉडीज डेड बॉडीज हैं, और वो काफ़ी अरसे जो है वो कंप्रेस्ड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जो है रहती हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू फॉसिल फ्यूल, और वो इस तरह से जो है वो मिनरल्स की रॉक्स जो है वो बनाता है। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होती हैं जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे ये कोयला है, आपने इसको जला दिया, वो जलने के बाद जो ऐश फायर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी इसने हमें दी, अब दोबारा से हम उसे कोल नहीं बना सकते। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है उसे हम नॉन रेन्यूएबल एनर्जी जो है वो कहते हैं। अब जैसे सनलाइट है या फिर जो है वो वाटर थर्मल पावर स्टेशन, वाटर जो है वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं, तो उसमें जो वाटर है वो हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, उसे दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो वो इस तरह की सोर्सेज जो हैं वो रेन्यूएबल सोर्सेज कहलाती हैं। तो जो कोल फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो जल के ख़त्म हो जाते हैं और हम उसको दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो एनर्जी सोर्सेज होती हैं वो होती हैं आपकी नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। 3 मेन टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है वो यहाँ पे हमें मिलते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल जो है वो जब प्लांट से जो ड्राइव करते हैं अंदर अर्थ क्रस्ट में, तो फॉसिल फ्यूल जो है वो जब बहुत अरसा जो है ज़मीन के नीचे हाई प्रेशर हाई अंडर प्रेशर जो है वो बुरीड रहता है,
तो फर्स्ट जो फॉर्म उसकी डेवलप होती है वो पीट कहलाती है। पीट जो है उसमें 45 to 60% कार्बन होता है, और ये जो है फॉसिल फ्यूल की अर्ली स्टेज है। कोल फॉर्मेशन की जो है वो कोल जो बन रहा है उसकी सबसे पहली स्टेज है, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। और इसे हम डोमेस्टिक हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे खाना वगैरह किचन या और भी कोई जो है यानी कोई भी इस तरह की जो हीटिंग वगैरह है उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और कुछ अरसा गुजरने के बाद जो पीट जो है वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लिग्नाइट जो है उसमें 60 to 70% कार्बन होता है। अब देखिए जैसे जैसे पीट से लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ उसकी कार्बन की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब लिग्नाइट की जो अपीयरेंस है ब्राउनिश ब्लैक है, सॉफ्ट कोल होता है और मेनली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स। जो कोल थर्मल पावर जो है स्टेशन है उनमें जो कोल जहाँ पर यूज होता है पावर प्लांट में टू प्रोड्यूस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर जो है इसमें ये एज अ फ्यूल यूज होता है लिग्नाइट। और फिर अगर और ज़्यादा हाई प्रेशर टेम्परेचर पर लिग्नाइट जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू बिटमन्स कोल। अब बिटमन्स कोल में जो है देखिए कार्बन की परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गई और वो ब्लैक है लेकिन अभी वो सॉफ्ट कोल है। तो बिटमन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड स्टील प्रोडक्शन। जो स्टील बनाते हैं आयरन से उसकी जो प्रोडक्शन में कोल यूज होता है वो बिटमन्स कोल होता है। और आफ्टर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बिटमन्स कन्वर्ट इनटू एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो कोल की सबसे बेस्ट फॉर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कार्बन की 90 to 95% इसमें जो है वो कार्बन है। डार्क ब्लैक हार्ड कोल होता है ये, यूज्ड इन फर्नेस एंड पावर स्टेशन और डोमेस्टिक यूज़। इसको हम इस तरह जो है वो और जो है फर्दर यूजेस में हम इसे यानी पावर जनरेशन है, फर्नेस जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जिसमें हीटिंग के लिए ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं, पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं और एज अ डोमेस्टिक भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम जो है रॉक ऑयल भी कहते हैं और इसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं। थिक ब्लैक लिक्विड होता है और ये जो है पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो पेट्रोलियम जो है रॉक ऑयल से जो है यानी इस तरह से जो है निकाला, तो इसको ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और यहाँ पर जो है मैंने एक इसकी रिफाइनिंग स्केच जो है वो ड्रॉ किया है। चूँकि पेट्रोलियम की बात है तो इसकी एक बेसिक सी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैट्रिक क्लास में भी काफ़ी डिटेल से गिवन है। पेट्रोलियम जो है वो जो एंशियंट मैरीन एनिमल्स होते हैं उनकी जो है मिलियंस जो है ईयर अगो वो अर्थ क्रस्ट में जब बुरीड हो जाते हैं तो उनके जो रिमेन्स हैं उनसे जो है वो पेट्रोल जनरेट होता है। और उस पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी रिफाइनिंग के बाद हम उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो निकालते हैं, जैसे कि गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, डीजल। अब इसको थोड़ा हम रिफाइनिंग के हिसाब से देख लेते हैं कि ये जो हमारा बॉक्स है इसमें क्रूड ऑयल है और ये जो है एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से जो है वो हम पेट्रोल की रिफाइनिंग करते हैं। इसमें देखिए जब हम पेट्रोल को जो हीट करते हैं तो वो C1 से C4 तक जो गैसेस हैं वो यहाँ से जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं। उनमें क्या होता है नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कार्बन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती जाती है। आपको पता है कि जो लाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और जब वो हैवी होते जाते हैं तो वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल लिक्विड और फिर थिक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 20 से जब 60 तक टेम्परेचर होता है तो C5 to C6 कंपाउंड्स वहाँ से आइसोलेट होते हैं, वो पेट्रोलियम ईथर सॉल्वेंट। नेक्स्ट जब टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है C6 C7 के कंपाउंड जिसमें लेगुरीन सॉल्वेंट, नेफ्था, ये कंपाउंड्स हमें मिलते हैं।
200 तक टेम्परेचर जाने पर गैसोलीन वहाँ से कलेक्ट होता है, जो गैसोलीन जो कंप्रेस नेचुरल गैस CNG हमारी जो गाड़ियों वगैरह में यूज़ करते हैं। 325 तक टेम्परेचर होता है तो C12 to C16 कार्बन वाले कंपाउंड्स यहाँ से जो है कलेक्ट होते हैं और वो केरोसिन ऑयल, जेट फ्यूल ऐसे यूज़ होते हैं। उससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है 400 तक जब टेम्परेचर जाता है तो C12 टू हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, गैस ऑयल, फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल। और उसके बाद जो है 400 से टेम्परेचर जब और ज़्यादा होता है तो नॉन वॉलेटाइल, ये जो है ये स्टार्टिंग वाले गैसेस होते हैं, ये वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो जैसे आपने देखा हो पेट्रोल थिनर, स्पिरिट वगैरह, नेल पॉलिश रिमूवर है, जब हम इसको ओपन रखते हैं तो वो एवापोरेट हो जाता है। उसके बाद नॉन, यहाँ तक देखिए केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल आपने देखा होगा, गैस ऑयल। अब C20 टू हायर कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, C20 से ज़्यादा। जो C20 टू हायर कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स, उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, और उससे भी ज़्यादा जब 20 से और ज़्यादा कंपाउंड जो है वो हैवी हो जाते हैं तो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स बन जाते हैं, पैराफिन, वैक्स, कोल तार, एसफाल्ट। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ सा स्ट्रक्चर जो कि अब न्यू कोर्स में नहीं है, लेकिन चूँकि पेट्रोलियम का ही दौर है और पेट्रोल से ही जो है बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोलेट हो रहे हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको होनी चाहिए। ये मैट्रिक क्लास पे भी है लेकिन मैंने जस्ट फॉर रिव्यू इसको वीडियो में ऐड किया है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉसिल फ्यूल में नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, मेन कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस जो है वो मीथेन। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। Highest composition of natural gas is methane, which is 94.6%. And a small amount of ethane, propane, butane is also mixed in natural gas. Very minute amount of carbon dioxide is also present, 0.02%. Natural gas is beneficial source of energy. It is domestically used in our kitchen. Its combustion reaction cause less pollution. Yani in comparison with coal and petroleum, combustion reaction of methane cause less pollution. Initial discovery of natural gas in Pakistan is in 1952, found in Sui area of Balochistan, and soon identified in Khairpur and Ghotki district, province of Sindh. कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स जो कि हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलती हैं उनको डिस्कस करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. These are referred to as natural products. These products are typically produced by living organism through natural metabolic process. यानी ये वो स्पेशल जो है प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि स्पेशली लिविंग सेल्स में और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और उनको हम एक्सक्रीट करते हैं बाय डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, प्यूरिफिकेशन और इसी तरह के और फर्दर प्रोसेसेस से। और जो है इससे जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैड बीन यूटिलाइज्ड फॉर मिलीनियम ऑफ मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रिशनल रीजंस। यानी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए मेडिसिन यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशनल रीज़न में यूज़ होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम जो है वो सब एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं, ग्लूकोज, सेलुलोज, इंसुलिन, कोलेस्ट्रोल, कैफीन, निकोटीन, मेंथोल, पेपरमेंट ऑयल आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स। आज की वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज और उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया। बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग से ही जो है उसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है और जिस वक्त के टिपिकल स्ट्रक्चर्स और नॉमेनक्लेचर्स स्टार्ट होती हैं तो बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।